हेलो एंड वेलकम टू दी नोटोरियस डुओ। मैं हूं सोल्जर बॉय और मेरे साथ है जेंसन एफ्लेक और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम है एस जयशंकर। जी हाँ, ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं तो पर काम कुछ वैसा कर नहीं रहे हैं। ये हैं इंडिया के वन एंड ओनली द लेज़र मैन, जो आंखों से छोड़ते हैं इंडिया के अपने होमलैंडर, इंडिया के अपने प्यारे होमलैंडर। और ये क्या करते हैं, ये आंखों से चलाते हैं लेज़र। तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसी रही है इनकी फॉरेन पॉलिसीज़, इनके टेन्योर में हमारे रिलेशन कैसे रहे और सारी कंट्रीज़ के लिए, और काफ़ी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा और कोशिश करिएगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एंड मालदीव इशू। आपने नोटिस किया होगा, एक आयरलैंड को भारत ने इतना लोन दिया, इतना सपोर्ट किया, इतनी टूरिज्म की, सारे क्रिकेटर, सारे सेलिब्रिटीज़ वहीं जाते थे, वहीं पे सब चीज़ करते थे अपना। और रिसेंटली अभी क्या हुआ था, 1-2 साल पहले वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने मोदी का मास्क लगा के मोदी आउट और सब नारे चलाए, सारी चीज़ें किए कि चाइना का थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल गया था। और इतने लोनों के बाद, इतनी हेल्प के बाद, आए सालों से, इतने सालों से उनको हेल्प मिली जा रही थी, सोचिए अपनी भारत आर्मी को उन्होंने हटा दिया। ये बहुत ही बड़ा एक इंसल्ट है पूरी दुनिया के सामने इंडिया की, कि भारत की आर्मी उन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ से आप चले जाइए, आपकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमारी कंट्री को आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे आयरलैंड को आपकी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको जेंसन भाई यही बताना चाहता हूँ कि इसी आर्मी ने एक बार मालदीव में जब सत्ता पलटी जा रही तो हेल्प करके वहाँ के जो अपोजिशन में आए हुए टेररिस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं, उनको वहाँ से भगाया था और मालदीव को बचाया था। बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं मालदीव के लिए हमारी भारत की आर्मी ने। आर्मी के ऊपर आप शक कर ही नहीं सकते, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है हमारी। और आर्मी को हटाना, आप समझ रहे हैं कितनी तगड़ी इंसल्ट है ये एक तरीके से पूरे देश के लिए। पूरी दुनिया ने देखा, हेडलाइन तक बन गई थी यूएस में कि इंडिया की आर्मी हटा दी गई मालदीव से। सोचिए कितनी बड़ी इंसल्ट है, एक इतनी बड़ी कंट्री का एक छोटी सी कंट्री हटा दे रही है। मतलब ये तो वही है जो पैर की उंगली की आपकी जो छोटी सी उंगली है वो आपसे लड़ जाए पूरी शरीर से। ये वही चीज़ है, वही चीज़ हुई है इनके साथ कि इनकी आर्मी को पीछे कर दिया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। साफ साफ वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ मुंह पे मोदी का लगा के, मोदी आउट का टी-शर्ट पहन के पूरे देश में घुमा है अपने। और उसके साथ साथ हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, इससे आपको पता लगता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी तगड़ी है कि एक छोटे से देश का छोटा सा प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ ऐसे जहर उगल रहा था। इंडिया एंड बांग्लादेश इशू। तो रिसेंट में जो सबसे बड़ी टॉक हुई, जो सबसे फेमस किस्सा था, वो भारत और बांग्लादेश का था। भारत और बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश जिसको भारत ने बनाया, बांग्लादेश जो कि भारत की मदद से बना, जिसको बनाने में इंदिरा गांधी, हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। क्या क्या करके उन्होंने पाकिस्तान के चंगुल से उसे अलग किया और एक बांग्लादेश का निर्माण किया। भारत की रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी बांग्लादेश के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। लेकिन यही बांग्लादेश, जिससे इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, इस देश में रातों रात एक प्रधानमंत्री बदल दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसको वहाँ से अपनी जान बचा के भागना पड़ता है, लेकिन भारत सोता रहता है। भारत को ये चीज़ों की भनक ही नहीं लगती है। कितने 7 समुद्र पार से अमेरिका इन सब चीज़ों का अंजाम देता है, पूरा सूत्रधार वही था, सब कुछ उसने रचा, लेकिन हमारी जो रॉ है, इंटेलिजेंस है, इनको भनक ही नहीं लगी। और हमारी, ये तो समझ लीजिए हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत फेलियर था। इसके साथ ये चीज़ें यहीं नहीं रुकती हैं। जब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर वहाँ से हटाई जाती हैं तो वो हमारे कंट्री में आती हैं, हमारे कंट्री में आके शरण लेती है, और हम लोग गलती ये कर देते हैं कि हम उनको शरण दे देते हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये आप अगर नोटिस कर रहे होंगे, यही सबसे बड़ी एक कमी थी भारत की। आपको वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर से आपको हाथ मिलाना था और दोस्ती बनानी थी, ना कि जो हट गए उनके खिलाफ। यही एक दुश्मनी थी, यही एक उनको एंटी लग गया कि हमारे अपोजिशन का साथ दे रहे हैं ये। अब आप अमेरिका में ट्रम्प के हाथ मिलाने से पहले बिडेन हट रहे हैं, आप जाके बिडेन से हाथ मिलाएंगे तो आप साफ साफ यूएस को चैलेंज करेंगे। यही इंडिया ने कर दिया बांग्लादेश के साथ। जी बिल्कुल। और ये मुद्दा इतना गर्म हो गया कि बांग्लादेश इंडिया के कम्प्लीटली अगेंस्ट हो गया। वहाँ पे एक एंटी इंडिया पीएम आ गया जो कि एक अमेरिका की कठपुतली है।
पूरा उनसे रिलेटेड ही काम करता है, वो उनसे ही मिला रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। साथ में चाइना तो है ही उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। और हमारे लेज़र मैन कुछ भी नहीं कर पाए, वो ये इशू नहीं सॉल्व कर पाए, और इसी के साथ हमारे पड़ोसी एक और देश के साथ हमारे रिश्ते पूरी तरह से ख़राब हो गए। अब बात कर लेते हैं इंडिया और श्रीलंका की। आपको पता होगा आए सालों से, इतने सालों से आपको पता ही होगा कि श्रीलंका की किस तरीके से कितनी मदद की है भारत ने। पहले तो बचपन में हमें यही लगता था कि श्रीलंका हमारा ही पार्ट है, जो नीचे एक लटका हुआ करता था, क्योंकि वहाँ की भाषा भी हमारे देश में बोली जाती है। तो इतनी मदद के बाद इतना लोन दिया गया उनको, इतना चीज़, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ दिया गया उनको। पर जब से जयशंकर आए हैं, आपने उनका रिलेशन देखा होगा, आपने उनका रिएक्शन देखा होगा। चाइना वहाँ पे आया, चाइना वहाँ पे घुसा, वो चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश उन्होंने घेरा, मालदीव उन्होंने घेरा, पाकिस्तान उन्होंने घेरा, पीओके उन्होंने घेरा। अब नीचे से वो घुस रहे हैं, नीचे से वो घुस रहे हैं श्रीलंका की तरफ से। अब वो श्रीलंका पे कब्जा कर रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने लोन दिया, वहाँ पे पोर्ट बनाया। ये वहाँ श्रीलंका की मदद नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मदद कर रहे हैं भारत में घुसने के लिए हर तरफ से। और वहाँ से भी हमारा रिलेशन अब धीरे धीरे ख़त्म सा हो गया, या 50-50 रह गया है। तो उतने अच्छे रिलेशन हमारे श्रीलंका से भी अब नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में कई सारे चेंजेस होते रहते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट बदले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदले जाते हैं, और जिनके साथ इंडिया के उतने अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि इंडिया अब उनकी पॉलिटिक्स में उस अच्छाई से, उस तरीके से नहीं घुस पा रहा है जैसे वो पहले घुसता था। अब वहाँ पे आ चुका है चाइना का राज, और हमारे इंडियन देसी होमलैंडर कुछ भी नहीं कर पाए। इंडिया एंड चाइना इशू। तो ये इंडिया एंड चाइना, जी हाँ, चाइना एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हम अपना कंपैरिजन कभी करते ही नहीं है। हम तो कंपैरिजन बिजी रहते हैं पाकिस्तान से करने, जहाँ हमें पता है हम जीत जाएंगे। जी, हम अपना कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, हम अपना कंपैरिजन करते हैं बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, लेकिन हम अपना कंपैरिजन चाइना से कभी नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? कभी कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि हम उनके बराबर नहीं हैं। ये हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ अगर आप बिल्कुल रिसेंट में देखेंगे, बिल्कुल ही रिसेंट में, कि पिछले 2, 4, 6 महीने में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बातें शुरू हो चुकी हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में टॉक शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो चाइना है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चाइना जिसने अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाता है, अरुणाचल प्रदेश का वो नाम चेंज कर चुका है, और अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक जमाता है। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनकी आर्मीज़ ने घुसने की कोशिश की। इसके पहले, कुछ समय पहले, उन्होंने हमारे कुछ सोल्जर्स को भी मारा, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की है जो कि हम ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकते। इतना सब कुछ किया चाइना। हमारे वीडियो आना बंद हो जाएंगे अगर हमने बोल दिए। सही बात है। और इसके साथ साथ चाइना ने इतना सब कुछ किया, पर उनके साथ भी हमारी बातचीत बीच में पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। एस जयशंकर, मैं एस जयशंकर को ही केवल दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री होती है, ये अकेले एस जयशंकर नहीं चला रहे हैं, अकेले फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं वहाँ पे चला जाएगा। मतलब किसी ने भी कोई भी कोशिश नहीं की थी। रिसेंट में कोशिश हुई, उसके पहले कोई भी कोशिश नहीं हुई। ये हमारी आर्च एनिमी है, सबसे ख़तरनाक एनिमी है, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें उनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ करना ही होगा। और यही बात नहीं है, चाइना सिर्फ यहाँ नहीं, चाइना पूरे देश में फैलता जा रहा है। वो सिर्फ यहाँ नहीं, बाहर की अगर आप बात कर लें तो चाइना अफ्रीका में जाके काम कर रहा है। जहाँ जहाँ पे इंडिया अपना बेस बनाना चाहता था, उन कंट्रीज़ में चाइना घुस चुका है, और वहाँ पे वो लोन पे लोन बांटे जा रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहा है, और बाद में उनको चूस कर वहाँ के रिसोर्सेज निकाल लेगा। और प्लस चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने में, जैसा कि मैंने बताया था, जैसा कि इन्होंने बताया था कि कैसे चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है और इंडिया को वो कैद करना चाहता है। पर इंडियन कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन पॉलिसीज़ चाइना को लेके कुछ भी कारगर नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। इसमें बात करने लायक कुछ है ही नहीं। आपको पता ही है पाकिस्तान कितना ही नीच देश है, तो उनसे आप दोस्ती कर ही नहीं सकते। ऐसे टेररिस्ट देशों से आप दोस्ती करनी है उनसे, तो अपनी खोई हुई चीज़ उनसे ले लीजिए, आप बस पीओके ले लीजिए। हाल ही में जब पानी हमारा जाता था, उसके ऊपर जयशंकर का बयान आया कि जब तक पीओके पे अच्छे से बात नहीं हो जाती तब तक हम अपना पानी नहीं छोड़ेंगे। पर मैं आपको पूरा 100% गारंटी देता हूँ, ये पानी ज़रूर छूट जाएगा।
हरियाणा में पानी की कमी है, राजस्थान में पानी की कमी, पर उसके लिए कुछ नहीं है। आप दुबई तक पानी देने के लिए रेडी हैं, पर अपने देश में पानी देने के लिए आप रेडी नहीं हैं। नोएडा में पानी नहीं आता, उसको देने के लिए रेडी नहीं है, पर आप पाकिस्तान के खिलाफ पानी दे रहे हैं, पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं। ये अब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान से मुझे बस इनसे यही उम्मीद है, अगर ये कुछ करना चाहते हैं, अगर ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बेस्ट बनना चाहते हैं, कि पीओके का डील कर लें, बस वही बहुत है हमारे लिए। बाकी इनसे उम्मीद नहीं है, और मैं चाहता हूँ ये चेंज हो जाएं, क्योंकि ये सारे रिलेशन हमारे अगल बगल वाले से बिगाड़ते जा रहे हैं। ये तो हमने बात कर ली कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ के बारे में जिनसे इंडिया के रिलेशन बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ये वार हमें सुनाई दे रहा था कि हो रहा है, और ये टेररिस्ट अटैक जो हुआ उसके बाद के कुछ किस्सों में, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही बड़ी फेलियर है, बहुत ही बड़ी फेलियर। जी हाँ, जैसा ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी खोखली है। मैं आपको वो किस्सा बताता हूँ। नंबर 1, तुर्की और अजरबैजान। जी हाँ, ये दोनों देशों ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तुर्की, अजरबैजान, जहाँ पे इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, और हमको ऐसा लगता था, हमको ऐसा था नहीं, हमें ऐसा लगता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है इन दोनों देशों में, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं इनके साथ, पर सही टाइम आने पर इन्होंने अपनी औकात दिखा दी और एक टेररिस्ट कंट्री का इन्होंने साथ दिया। नंबर 2 मैं बात कर लेता हूँ जल्दी ही, जो IMF ने लोन प्रोवाइड किया $1 बिलियन का पाकिस्तान का के लिए, इसमें किसी भी कंट्री ने ओपनली ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं, बल्कि इनके सपोर्ट में कई सारी कंट्रीज़ आ गई। चाइना इनके सपोर्ट में थी, इनके सपोर्ट में टर्की था, इनके सपोर्ट में अजरबैजान था, और इसके साथ साथ कई सारी कंट्रीज ने भी इनको सपोर्ट किया था कहीं न कहीं पे। जी हाँ, US ने भी इनका सपोर्ट ही किया, एक तरीके से कह सकते। आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान कितना नीच देश है। ये बोलते हैं टेररिस्ट हमारे यहाँ नहीं पलते, पर आपने इसी से देख लिया होगा जो 14 टेररिस्ट को मारा था इंडिया ने, मतलब फैमिली मेम्बर्स के टेररिस्ट के, उस 14 फैमिली मेम्बर्स को इन पाकिस्तानियों ने 1-1 करोड़ लोन दिया उनके नाम पे। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि इंडिया के ऊपर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, इतने सारी मासूमों की जानें गई, पर किसी एक भी कंट्री ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। कोई भी आके इंडिया के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान जैसी चूतिया देश के पीछे कई सारे देश खड़े हो गए, पर इंडिया को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला और इंडिया अकेला रह गया। हम जो विश्व गुरु की बातें करते हैं, हम वो बन नहीं पाए। नाउ इट्स पर्सनल ओपिनियन टाइम। अब पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं। आप जो कनाडा, US, लंदन, यहाँ की बात मत करिए, आप यहाँ मत जाइए। आप पहले आप अपने करीबी देशों को सुधारिए। आप ना भूटान से बात कर पा रहे हैं, ना आप श्रीलंका से बात कर पा रहे हैं। नेपाल आपके ऊपर चढ़ा जा रहा है, उन्होंने अपने नोट पे आपका मैप लगा दिया है, अपनी जगह ले ली है। श्रीलंका आपसे बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की बात ही क्या करे, मालदीव आपसे बात नहीं कर रहा है, चाइना आपसे सही से बात नहीं कर रहा है। तो आप पहले अपना सुधारिए, बाहर मत जाइए। आप पहले अपना सुधारिए। जब आप अपने पीछे का चीज़ सुधार लेंगे, तो फिर जब आप आगे निकलेंगे तो पीछे से आपको खींचने वाला कोई नहीं होगा। आप फिर आगे निकलिए। पहले आप अपने अगल बगल वालों को सुधारिए, अपना घर साफ करिए पहले, तब बाहर देखिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, इनको थोड़ा एग्रेसिवली भी रहना चाहिए। ये ऐसे नहीं चल पाती फॉरेन पॉलिसी। ये हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें डोमिनेट कर रहा है। सोचिए, आपको नेपाल जैसा देश डोमिनेट कर रहा है, वो हमारा स्टेट अपने नोट में दिखाते हैं। सोचिए, ये हाल है आज हमारा। नेपाल ऐसा आंडू गांडू छोटा देश, ये हमें वो कर रहा है। सोचिए, एक मोमोज बेचने वाला देश पूरे भारत को वो कर रहा है। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। सोचिए, मुझे यही है कि इनको थोड़ा एग्रेसिवली खेलना चाहिए, ना बस रियल में नहीं खेलना चाहिए। रियल में होमलैंडर मत बनिए। आप रियल में बनने की कोशिश करिए। बाहरी देशों जैसे US के देख लीजिए, आप ऐसे बनने की कोशिश करिए। आप तो पढ़े लिखे भी हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है इनके लिए कि ऐसे नहीं चल पाएगी। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में। अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में, तो नंबर 1 चीज़ ये है कि जयशंकर साहब को सबसे पहले अपना PR थोड़ा कम कराना होगा। इनकी PR इनसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। लगातार इनके मीम्स बनते रहते हैं, रील्स बनते रहते हैं, हरदम ये सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। पर क्यों? अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके ये नहीं छाए रहते। ये छाए रहते हैं कि आज इन्होंने चश्मा ऐसे करके लगाया, आज इन्होंने बाल ऐसे किया। हाँ, 2050 में योयो हनी सिंह इनके जैसे दिखेंगे। जी हाँ, इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा कैसे इन्होंने एक बढ़िया सा कोट बोल दिया जाके, कैसे इन्होंने किसी की बोलती बंद कर दी, कैसे ये किसी और फॉरेन मिनिस्टर के पीछे खड़े हो गए जाके, और
अपना सर थोड़ा टाइट रखा, कैसे इन्होंने सूट बहुत अच्छे तरीके से पहना, इन सब चीज़ों के लिए ये वायरल होते रहते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। मेरा मानना ये है कि अगर इनको वायरल होना है तो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़, अपने अच्छे कामों को लेकर वायरल हो। कई सारे लोग अभी ज्ञान भी यहाँ पे दे सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये कई सालों से डिप्लोमेट रहे हैं, ये हम इन्हें क्या सिखाएंगे। पर जैसा हम लोग देख सकते हैं एज ए ऑडियंस, एज ए इंडियन सिटीजन, हम जैसे इस पूरे गेम को, इस पूरे शो को देख रहे हैं, हमें यही समझ में आ रहा है कि इनका काम बिल्कुल भी कारगर नहीं है। हमारे सपोर्ट में कोई भी कंट्रीज़ नहीं आ रही हैं, हमारा हर देशों से रिलेशन ख़राब होता जा रहा है। ऐसे देश एक समय पे जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा बेहतर था, आज वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में आ गया है। ऑन ए सीरियस नोट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक आइडियल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो इनको दोबारा टेन्योर दिया गया, ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। इनके अलावा इंडियन को अलग ऑप्शन देखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक बेटर फॉरेन मिनिस्टर भेजा जाए, जो कि एक बेटर फॉरेन पॉलिसीज़ बनाए, जो कि केवल रील में और ट्विटर पे और अलग अलग जगह पे अपने स्टाइल्स, अपनी बातों को लेकर ना ट्रेंडिंग रहे, बल्कि अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर ट्रेंडिंग हो, अपने काम को लेकर ट्रेंडिंग में रहे। जैसा कि हमारी सुषमा स्वराज थी, सेम उसी तरीके से हम एक फॉरेन मिनिस्टर चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तभी जाके हम एक असली विश्व गुरु बन पाएंगे। विश्व गुरु बनने से पहले, जैसा हमारे जेंसन भाई ने बताया, आपको पहले अपने एशिया में, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में एक गुरु वाली भूमिका निभानी पड़ेगी। जब आप उनको लीड करेंगे, अपने कॉन्टिनेंट को लीड करेंगे, तभी जाके आप आगे चल के पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। वरना आप एक ऐसा देश बनकर रह जाएंगे जो अपने आसपास के ही मसलों को अभी तक नहीं सुलझा पा रहा है, जो अपने सिटीजन को ही नहीं बचा पा रहा है।